सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की नींद खुल गई होगी और इस प्यारी सी सुबह आप इस करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए एकदम तैयार होंगे। डेली करंट अफेयर्स करते रहेंगे तो एग्जाम के टाइम आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, तो कल कभी नहीं आता। हमारे पास जो कुछ करने के लिए है वो आज है, अभी है। और वो इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता जो अपने आलस्य की वजह से चीजों को टालता रहता है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु, हमारी सक्सेस, हमारी सफलता में अगर कोई रोड़ा बन सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा आलस्य है। तो जितना दूर हो सके इस बुरी आदत से जितनी जल्दी हो सके जल्दी छूट जाइए। फिलहाल तारीख है 12 मई और आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में अभी हाल ही में पदभार ग्रहण किया है। अगर आप देखें तो पिछले एक महीने के दौरान कई सारे सचिव बदले गए हैं, कई सारा उनके बीच में अपॉइंटमेंट्स इधर उधर हुआ है, तो उन सभी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन फिलहाल आज नहीं, आज हम चलते हैं करंट अफेयर्स की पहली न्यूज की तरफ। मिशन सागर, हो सकता है कि आप इसका नाम पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन ये काफी समय से प्रधानमंत्री जी की योजना चल रही है। नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में इसका नाम पहली बार लिया था, सागर। सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और इसका सीधा सा जो संबंध है वो हिंद महासागर के 5 छोटे छोटे द्वीपीय देशों से है, जिसमें सेशल्स, कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, मालदीव और रीयूनियन आता है। इन सभी को हिंद महासागर आयोग का देश कहा जाता है, इंडियन ओशियन कमीशन भी कहा जाता है। अभी हाल ही में इसकी बैठक हुई थी जहां पर भारत को पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर के रूप में बुलाया गया था। अगर आप गौर से देखें तो भारत इन देशों के ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान आपको नजर आएगा। इसी का एक प्रोग्राम सागर नाम से शुरू किया गया था कि भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच 10 मई 2020 को एक आउटरीच कार्यक्रम मिशन सागर का शुभारंभ किया। इसका जो लक्ष्य है वो ये है कि मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस में कोविड-19 के दौरान खाद्य पदार्थ, आयुर्वेदिक दवाएं और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टेबलेट्स उपलब्ध करवाई जाए। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना का जहाज केसरी आवागमन कर रहा है। अब आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि भारत यहां पर क्यों इस तरह की ये, ऐसा नहीं है कि भारत का दिल बड़ा है या भारत कुछ ऐसा करना चाहता है। ये एक रीजन हो सकता है कि भारत मदद करना चाहता है, लेकिन वो इस क्षेत्र पे कुछ खास ध्यान दे रहा है और उसका सीधा सा मतलब है इंटरनेशनल रिलेशन विद फ्रांस। फ्रांस के साथ भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को भारत मजबूत करना चाहता है, क्योंकि ये जो इंडियन ओशन कमीशन कंट्रीज हैं ये सभी फ्रांस के उपनिवेश रहे हैं और आज भी रीयूनियन जो कि वहां पर है उसमें फ्रांस का ही उपनिवेश चलता है। तो केसरी जो है जहाज ये आवागमन कर रहा है, यह संचालन रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के आपसी सहयोग से हो रहा है। हिंद महासागर में भारत के सागर विजन, सागर का फुल फॉर्म जरूर नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी वगैरह पे, के विजन के अनुरूप ही इस मिशन को संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2015 में भारत ने हिंद महासागर में अपना विजन सागर शुरू किया था। भारत ने इस क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास के लिए इस विजन के तहत भारत का लक्ष्य अपने पड़ोसी देशों, खासकर इन समुद्री देशों के और विशेष रूप से समुद्री पड़ोसियों के साथ सुरक्षात्मक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत सूचना के आदान प्रदान, बुनियादी सुविधाओं का निर्माण, तटीय निगरानी और आपसी क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए इन देशों को अपना सहयोग दे रहा है और देगा। अब बारे में बात करते हैं कि इस जो संगठन है इसका महत्व क्या है भारत के लिए। भारत ने इस संगठन में शामिल होने का निर्णय इस बहुआयामी महत्ता को ध्यान में रखकर किया है। इससे भारत की पश्चिमी हिंद महासागर के इस प्रमुख क्षेत्रीय आयोग में आधिकारिक पहुंच सुनिश्चित होगी। यानी भारत जो है वो पश्चिमी हिंद महासागर में अपना दबदबा बनाना चाहता है, ये मेन रीजन है। और ऐसा क्यों करना चाहता है ये भी अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। यह आयोग पश्चिमी हिंद महासागर के द्वीपीय देशों के साथ भारत की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। भारत वर्तमान में हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। ऐसे में ये जो द्वीपीय राष्ट्र है हिंद महासागर आयोग वाले, ये भारत की रणनीतिक पहुंच के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। यह कदम फ्रांस के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता लाएगा, क्योंकि फ्रांस की पश्चिमी हिंद महासागर में मजबूत उपस्थिति है। यह भारत की सागर पहल क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन नीति को मजबूत करता है और यह कदम पूर्वी अफ्रीका के साथ भी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
भारत के लिए इस मामले में जो चुनौती है वो इसलिए है क्योंकि हिंद महासागर के क्षेत्र में चीन ने पूर्वी अफ्रीकी देश जिबूती में सैन्य केंद्र, ग्वादर पाकिस्तान में, हम्बन टोटा श्रीलंका में बंदरगाह के निर्माण के साथ साथ इस क्षेत्र में व्यापक उपस्थिति दर्ज कराई है और इस तरीके से भारत को वो चारों ओर से हिंद महासागर में घेरने की तैयारी कर रहा है। हिंद महासागर के चोक पॉइंट्स दुनिया में सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हिंद महासागर के जो चोक पॉइंट्स हैं उनमें है एक होर्मुज, मलक्का, बाब अल मंदेब जल संधि प्रमुख है। ऐसे में बाहरी शक्तियों की उपस्थिति भारत की ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है क्योंकि बाब अल मंदेब ही अकेली ऐसी जल संधि है जिसके जरिए भारत एलएनजी यानी कि लिक्विड नेचुरल गैस का आयात करता है। आप देखेंगे अभी जब मैं इसका मैप आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा ये कैसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र सिर्फ व्यापार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि वर्तमान में दुनिया के आधे से अधिक सशस्त्र संघर्ष इसी क्षेत्र में देखे जा रहे हैं। ऐसे में यह क्षेत्र न केवल भारत के लिए भू राजनीतिक दृष्टि से बल्कि भू सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम हिंद महासागर की बात करें तो इसका प्रमुख चोक पॉइंट जो कि आपको मोजाम्बिक चैनल के रूप में दिखाई देता है, यह कोमोरोस मोजाम्बिक चैनल के उत्तरी मुहाने पर तथा मेडागास्कर चैनल के पश्चिमी मुहाने पर स्थित है और इसके जरिए अफ्रीका से व्यापार किया जा सकता है। तो यहाँ पर 4 स्ट्रेट मैं आपको बताने वाला हूं, उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम कवर करते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है ये कुवैत से भारत के संबंध को जोड़ता है और ये आपको पर्शियन गल्फ जिसे फारस की खाड़ी कहा जाता है उसको अरब सागर से जोड़ने वाली जल संधि है। थोड़ा सा नीचे आएंगे और इसी जगह पर आपको यहाँ पे बाब अल मंदेब दिखाई देगी जो कि लाल सागर से गल्फ ऑफ अडन या अडन की खाड़ी के जरिए अरब सागर को जोड़ता है। इसके जरिए सुएज कैनाल तक रास्ता मिलता है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि खाड़ी देशों के साथ ये 2 स्ट्रेट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम अगले स्ट्रेट की बात करें तो वो है मलक्का स्ट्रेट आपको मलेशिया और सिंगापुर के बीच में देखने को मिलेगा। ये इंडोनेशिया का पार्ट है। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में ये समुद्री सीमा जो है उसके बीच में जरा सा जो रास्ता समुद्र का है उसको स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहा जाता है और ये भी उस आपके दक्षिण पूर्व देश है उनसे जुड़ने के लिए काफी काम आता है। चौथा चैनल है मोजाम्बिक आपको मेडागास्कर और कोमोरोस के बीच में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं, यहां से जो चैनल है इसके जरिए आपको दक्षिण अफ्रीका से जुड़ सकते हैं, अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ सकते हैं। इन चारों ही चैनल पर भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए भारत लगातार इन देशों को सप्लाई चेन बनाए हुए है और इन देशों के साथ अच्छे व्यापार संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। तो हाल फिलहाल मिशन सागर का जो इनिशिएटिव है वो है मलक्का की रक्षा करना, बाब अल मंडेब की रक्षा करना और पर्शियन और गल्फ यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रक्षा करना, क्योंकि अगर इनमें से एक भी चोक पॉइंट बंद हुआ या चाइना के कब्जे में गया तो भारत की स्थिति जो होगी वो थोड़ी सी नाजुक हो जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पर एक बात जरूर और नोट कर लीजिएगा कि जितना भी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कौन कौन सी जो स्ट्रेट है वो किसको जोड़ती है, क्योंकि ये सभी भारत से जुड़ी हुई हैं, तो ये सारी की सारी जो स्ट्रेट यानी कि जल संधि है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगली जानकारी है यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने अभी हाल ही में 40वीं वर्षगांठ के दौरान स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन 1980 में स्मॉल पॉक्स यानी चेचक को ये मान लिया गया था कि इसका पूरी तरीके से उन्मूलन कर दिया गया है। इससे पहले अगर आप 40 और 60 के दशक में देखें तो चेचक महामारी के तौर पे माना जाता था और इसमें छोटे छोटे चकत्ते निकल आते हैं। अगर वो बड़े दाने होते हैं तो उसे बड़ी माता कहा जाता है और छोटे दाने होते हैं तो उसे छोटी माता कहा जाता है। और ऐसे में आज भी आपको एक आध केस कहीं ना कहीं चेचक का देखने को मिल जाएगा, लेकिन पहले ये महामारी के तौर पर फैलता था, मतलब एक व्यक्ति को होता था तो दूसरे व्यक्ति को भी हो जाता था। लेकिन एडवर्ड जेनर द्वारा चेचक के टीके के आविष्कार करने के बाद और उसके वाणिज्यीकरण होने के बाद यानी कि उसका एक तरह से मार्केटाइजेशन होने के बाद वो पूरी तरीके से पूरी दुनिया में फैले और चेचक को पूरी तरीके से समाप्त किया गया। बाद में डब्ल्यूएचओ ने 1-2 शब्द कहे थे कि चेचक समाप्त यानी कि पॉक्स एंड, और इस शब्द के जरिए उन्होंने चेचक को पूरी तरह से बता दिया था कि इसको टीकाकरण के जरिए पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अगर आपसे कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछे कि विश्व का पहला टीकाकरण के जरिए समाप्त होने वाला बीमारी कौन सा है तो वो आपका चेचक है, स्मॉल पॉक्स है। फिलहाल ये वायरस के जरिए फैलने वाला एक रोग है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त राष्ट्र की पोस्टल एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। यानी 1980 में चेचक को मान लिया गया था कि ये पूरी तरह से पूरी दुनिया से समाप्त हो गया है और अब ये कोई संक्रमित बीमारी नहीं रहा। ये स्मारक डाक टिकट डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन के सार्जियो बारा डाट द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। ये डाक टिकट चेचक से लड़ने में वैश्विक एकजुटता की एक पहचान है और एक साथ काम करने वाले लाखों लोगों को सम्मानित करने के लिए कार्य करता है। टेड्रोस एधनाम
WHO हेड, इन्होंने इस स्मारक टिकट के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मूल की एक शीर्ष अधिकारी अतुल खरे का आभार व्यक्त किया है, जिनके प्रयासों से ही स्मारक डाक टिकट जारी हो पाया है। भारत में जन्मे अतुल खरे वर्तमान में ऑपरेशनल सपोर्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जनरल के साथ कार्यरत हैं, जिसके अंतर्गत यूएन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन आता है। तो फिलहाल 40वीं वर्षगांठ मनाई गई है स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन की, यानी कि उन्मूलन की। चीचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। अगली जानकारी है, झारखंड सरकार ने 1 साल के लिए पान मसाला प्रतिबंधित कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो आपने कोई खास न्यूज नहीं बताई सर, पान मसाला तो प्रतिबंधित हर जगह हो रहा है जी। लेकिन यहाँ पर एक खास बात यह है कि झारखंड राज्य सरकार ने हाल ही में 11 ब्रांडों में पान मसाले के निर्माण और बिक्री और भंडारण पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। यानी उन्होंने पान मसाले पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया है, बल्कि केवल 11 ब्रांडों पर इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि पान मसाले में एक हानिकारक रसायन मैग्नीशियम कार्बोनेट की पुष्टि पाई गई है और इस पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाया गया है। माना जाता है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट कैंसर जन्य है, मतलब ये आपके शरीर के अंदर कैंसर के कारणों का कारक बन सकता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के नियमों के अनुसार यह रसायन कैंसर कारण है और हृदय के लिए हानिकारक है, इसलिए इसका उपयोग प्रतिबंधित है। इससे पहले महाराष्ट्र और बिहार ने भी पान मसाले पर प्रतिबंध लगाया था। पान मसाला के लिए फूड सेफ्टी एक्ट 2006 में दिए गए मानक के अनुसार मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाया जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लेकिन आप में से कई लोग हो सकता है कि इनमें से किसी पान मसाले का सेवन करते हो, या आपके घर वालों में से कोई किसी का पान मसाले का सेवन करता हो, तो उन्हें जरूर बताइए कि ये ब्रांड खासकर राज्य सरकार के अनुसार यह प्रतिबंध पान पराग, शिखर, रजनीगंधा, दिलरुबा, राजनिवास, मुसाफिर, मधु, विमल, बहार, सेहत, पान पराग प्रीमियम पर लगाया गया है। यानी इनके ब्रांड के अंदर मैग्नीशियम कार्बोनेट होने की पुष्टि की गई है और ये हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है। झारखंड अभी हाल ही में कुछ समय तक चर्चा में रहा है और झारखंड से पिछले कुछ महीनों के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप परेशान मत होइए। हम पहले इंग्लिश में ही डिस्कस कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल ने बताया था कि झारखंड का झरिया भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, जबकि लोंगलेई मिजोरम का सबसे कम प्रदूषित शहर है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अभी हाल ही में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को चैंपियन ऑफ द चेंज 2019 अवार्ड से सम्मानित किया था। कोविड के दौरान झारखंड गवर्नमेंट ने अभी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग को ट्रेस करने के लिए प्रज्ञाम नाम का एक ऐप जारी किया था और इसके जरिए वो ई पासेस भी जारी कर रहे थे, जो भी एसेंशियल डिलीवरी थी। तो प्रज्ञाम जो ऐप था ये काफी चर्चा में रहा है झारखंड सरकार द्वारा। महाराष्ट्र और उड़ीसा के बाद झारखंड तीसरा राज्य बना है जिसने अपनी कंपनियों को, वहां पर जो भी इंडस्ट्री लग रही है, उनको स्टार रेटिंग प्रोग्राम देना शुरू किया है। स्टार रेटिंग प्रोग्राम प्रदूषण से संबंधित है, बिजली बचाने से संबंधित है, कुल मिलाकर ये पर्यावरण रक्षा से संबंधित है। जो भी कंपनी जितना अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज करेगी और पर्यावरण रक्षा की ओर कदम उठाएगी, उनको स्टार रेटिंग दी जाएगी। झारखंड का महुआ मिलान स्टेशन है, जो कि अभी हाल ही में देश का 5500वां स्टेशन बना था, जिसको फ्री वाईफाई फैसिलिटी मिली थी। फ्री वाईफाई फैसिलिटी जो है ये पूरे देश के स्टेशनों में की जानी है और इसके लिए रेल कनेक्ट के माध्यम से सभी जगह फ्री में वाईफाई फैसिलिटी पहुंचा रहा है। झारखंड की कैपिटल रांची है। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। गवर्नर द्रौपदी मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल हैं, जबकि देश की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सरोजनी नायडू थी। स्टेट एनिमल की बात करें तो इंडियन एलिफेंट, स्टेट बर्ड की बात करें तो एशियन कोयल, स्टेट ट्री की बात करें तो सॉल ट्री यानी साल का वृक्ष, और स्टेट फ्लावर की बात करें यानी राजकीय फूल की बात करें तो सेक्रेटरी, जिसे पलास भी कहा जाता है या टेसू के फूल भी कहा जाता है। चलते हैं अगली जानकारी की ओर। FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने FIH के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वह 2020 में उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात करें तो कार्यकारी बोर्ड ने 47वीं FIH कांग्रेस को स्थगित करने का भी फैसला किया है, जिसे शुरू में 28 अक्टूबर 1 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में मई 2021 तक नियोजित किया गया था। FIH की बात करें तो इसका मुख्यालय लुसेन स्विट्जरलैंड में है। लुसेन स्विट्जरलैंड में प्रेसिडेंट वर्तमान समय में नरेंद्र बत्रा है।
इसकी स्थापना पेरिस फ्रांस में 7 जनवरी 1924 को की गई थी। सीईओ हैं वर्तमान समय में थेरी विल। हॉकी से जुड़ी हुई खबरों की बात करें तो अभी हाल ही में रानी रामपाल जो कि महिला हॉकी टीम की कप्तान है, उन्हें वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया था, जबकि लाल रेमसियामी को राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था, और मनप्रीत सिंह जो कि पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है, उन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था। अगर हम FIH रैंकिंग की बात करें तो इस समय बेल्जियम पहले नंबर पर चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है, नीदरलैंड तीसरे नंबर पर है और इंडिया चौथे नंबर पर है। ये FIH रैंकिंग की वेबसाइट से ही ये जानकारी उपलब्ध कराई गई है। अगली जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सरफाइसी एक्ट के अंतर्गत अब कोऑपरेटिव बैंक भी आएंगे, यानी सहकारी बैंक भी आएंगे। तो आसान भाषा में आपको समझा देता हूं कि सरफाइसी एक्ट क्या है। सरफेसी या सरफाइसी एक्ट सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट है। मतलब कहना क्या चाहते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब कभी कोई व्यक्ति लोन लेता है तो ये नहीं पता होता कि वो लोन चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा। बाई चांस अगर वो लोन नहीं चुका पाया तो उसे बैंक अपने बट्टे खाते में डालता है या उसे NPA कर देता है। NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी जिस खाते पर बैंक को लॉस हो रहा होता है। ऐसे में बैंक के जो हाथ होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं और बैंक जो है किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित करने के अलावा और ज्यादा उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन ये एक्ट जब आया था 2002 में और उसके बाद इसमें कई सारे अमेंडमेंट हुए और 2006 में भी इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था, जिसके जरिए ये एक्ट को काफी ज्यादा ताकतवर बनाया गया है और अब बैंक उस व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क कर सकता है। कुर्क करने के बाद उसे बेच सकता है और अपना जो भी उन्होंने लोन दिया है उसका पैसा वो वापस ले सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक आदेश दिया और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए कहा, पहले इनके अंदर सहकारी बैंकों को कवर नहीं किया जाता था, इसके अंदर जो नेशनलाइज्ड बैंक थे, राष्ट्रीयकृत बैंक थे और प्राइवेट बैंक थे उन्हीं को कवर किया जाता था। लेकिन अब इस एक्ट के अंतर्गत राज्य के बहु राज्यों के सहकारी बैंक भी शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत जारी 2003 की अधिसूचना को भी बरकरार रखा है, जिसका मतलब है कि सहकारी बैंक को सरफाइसी अधिनियम के प्रावधानों की तलाश के लिए बैंकों की श्रेणी में लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फैसले के पीछे का उद्देश्य सिविल कोड या सहकारी समिति अधिनियम के तहत प्रक्रिया सारांश के माध्यम से जो भी है उस देरी को दूर करना है, ताकि उन्हें बार बार न्यायालय का दरवाजा खटखटाना ना पड़े। ऐसे में क्या होता था कि जो सहकारी बैंकों का जब लोन NPA होता था, सहकारी बैंक को न्यायालय की शरण लेनी पड़ती थी, वो अपनी तरफ से कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते थे। लेकिन इस एक्ट के जरिए उनको ये पावर प्राप्त हो गया है कि वो कुर्की जैसी जो कार्रवाई है उसको वो अपने दम पर कर पाएंगे, अपने मन से कर पाएंगे। तो न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय न्यायपीठ ने यह फैसला सुनाया है और इसमें अरुण मिश्रा, इंदिरा बनर्जी, मिस्टर शाह MR शाह, विनीत सरन और अनिरुद्ध बोस भी शामिल थे, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब बारी है हमारे न्यूज फटाफट की। अभी हाल ही में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है ये भारत की प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी सेक्टर में और भारत की पूरे विश्व में एक छवि बनाने के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि 11 मई 1998 को ही हम लोगों ने पोखरण परमाणु टेस्ट किए थे। भारत ने साल 1998 में 11 मई के दिन ही अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था। यह परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया था। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने के उपलक्ष्य में इसे हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। मदर्स डे 10 मई को हम सभी ने बड़ा प्यारा सा दिन मनाया और वो था हमारा माँ दिवस या मातृ दिवस। मदर्स डे या मातृ दिवस हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस वर्ष इसे 10 मई 2020 को मनाया गया। मदर्स डे दुनिया भर में व्यापक स्तर पर माताओं के श्रम साध्य बलिदानों को याद करने, प्रशंसा करने और सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। जब जब भी मैं माँ का नाम सुनता हूँ तो मुझे KGF का वो डायलॉग याद आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा कौन है। ये दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा हमारी माँ है। हम शायद समझ नहीं पाते हैं कि वो इतना डेडिकेशन, इतना समर्पण भाव कैसे किसी के लिए हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा डेडिकेशन और किसी के अंदर समर्पण भाव होता है तो वो आपकी माँ के अंदर है, वो आपके लिए है। तो हमेशा अपनी माँ की इज्जत करा करें, उनसे लड़ाई झगड़ा मत किया करें। मैंने देखा है काफी लोग ऊंची आवाज में भी अपनी माँ से बात करते हैं। आप भी उनमें से एक होंगे। तो अगर आप उनमें से एक हैं या आपने कभी भी अपनी माता जी के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार किया है या ऊंची आवाज में बात की है, तो आज कमेंट सेक्शन पे उस गलती को सुधार लीजिए और इस कमेंट सेक्शन के माध्यम से उनको सॉरी बोलिए।
तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अपने इस डर से बाहर आएंगे और उस गलती को स्वीकार करेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जिसने अपनी गलती स्वीकार कर ली उसके सारे पाप माफ हो जाते हैं। फिलहाल मातृ दिवस हर साल हम हर मई महीने के दूसरे रविवार को मनाते हैं और इस बार भी हमने मदर्स डे मनाया। टूरिज्म मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में 17वां यानी पर्यटन मंत्रालय ने 9 अप्रैल 2020 को देखो अपना देश नाम का एक वेबिनार का मतलब होता है एक सेमिनार जो है वो वेब पर आयोजित कर दिया जाए तो उसे वेबिनार कहते हैं, और इसका 17 सेशन जो था वो आयोजित किया गया। वेबिनार का जो शीर्षक था वो था एक्सप्लोरिंग रिवर नीला। जो समझने वाली बात यह है कि नीला नदी जो है, अब ये पेपर में इंपॉर्टेंट हो गई है कि नीला नदी कहाँ बहती, क्योंकि इसके बारे में चर्चा हो गई। नीला नदी की अगर हम बात करें तो केरल के भरतपुझा को ही नीला नदी कहा जाता है, और इससे पढ़ने वाले गांवों और शहरों की यात्राओं पर लोगों को वेबिनार के माध्यम से ले जाया गया। उसके किनारे किनारे जो भी शहर पड़ते हैं उनकी जो भी संस्कृति है, वहां पे जो भी फल उगाए जाते हैं, जो भी कला है, जो भी परंपरा है, प्रकृति है, परिदृश्य है, विरासत है, सब कुछ उसके बारे में बताया गया। तो इस बार पर्यटन मंत्रालय ने 9 अप्रैल 2020 को देखो अपना देश नाम का एक वेबिनार आयोजित किया, जिसमें रिवर नीला यानी नीला नदी, जिसे भरतपुझा के नाम से भी केरल में जाना जाता है, केरल में पलक्कड़, त्रिशूर और मलप्पुरम जिलों से ये होकर गुजरती है, और उसके बारे में चर्चा की गई। इंदु शेखर चतुर्वेदी, जी हाँ, इनको चुना गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्रेटरी। इंदु शेखर चतुर्वेदी ने 11 मई 2020 को नए सचिव और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। चतुर्वेदी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के से मुलाकात की और मंत्रालय के समक्ष काम और मुद्दों का जायजा लिया। चतुर्वेदी ने मंत्रालय के आनंद कुमार जी का स्थान लिया है, जिन्हें पहले संस्कृति मंत्रालय के रूप में सचिव का कार्यभार संभाला था। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार का 17वां सत्र आयोजित किया है और इसका शीर्षक क्या रहा? एक्सप्लोरिंग रिवर नीला। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? उनका नाम है इंदु शेखर चतुर्वेदी। WHO और UN पोस्टल एजेंसी ने किस बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर 9 मई को एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो वह है स्मॉल पॉक्स, जिसे हम चेचक के नाम से भी जानते हैं। यह संक्रमित है और वायरोला मेजर के नाम से फैलती है, वायरोला मेजर वायरस से फैलती है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, कब मनाया जाता है? हर साल 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण परमाणु परीक्षण के याद में। मदर्स डे या मातृ दिवस हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। इस बार ये 10 मई को मनाया गया। सरफाइसी में फुल फॉर्म देखा जाए तो उसमें सर इन्फोर्समेंट ई का मतलब होता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र बत्रा जी का कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया गया है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। कोविड-19 के संकट के बीच हिंद महासागर देशों की सहायता के लिए केंद्र ने कौन से मिशन की शुरुआत की है? तो वह है मिशन सागर। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि एक मिशन ऑपरेशन चलाया गया था संजीवनी, जिसमें मालदीव को दवाएं पहुंचाई गई थी। फिर समुद्र सेतु चलाया गया और इस तरीके से यहाँ पर एक और प्रोग्राम चलाया गया, मिशन सागर। अब बारी है आज के हमारे क्विज की। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल 21 मई तक बढ़ा दिया, मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है? वो है आपके नरेंद्र बत्रा। सरफाइसी में ई का मतलब होता है इन्फोर्समेंट। मदर्स डे या मातृ दिवस हर साल मई महीने में दुनिया भर में सेकेंड संडे को मनाया जाता है। कोविड-19 संकट के बीच हिंद महासागर के देशों की सहायता के लिए सरकार ने या केंद्र सरकार ने मिशन सागर की शुरुआत की है। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार का 17वां सत्र किस शीर्षक पर आयोजित किया था? तो वो है एक्सप्लोरिंग रिवर नीला, केरल की एक भरतपुझा नाम की नदी पर। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? उनका नाम है इंदु शेखर चतुर्वेदी। WHO और UN पोस्टल एजेंसी ने मिलकर किस बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर 9 मई को एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो वो है स्मॉल पॉक्स। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल आपको 11 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, और अगर कर दिया है तो थैंक यू। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना।